नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो विजेंद्र, सुबह से लेकर शाम हो चुका है और वोटिंग लगातार जारी थी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रण है, दूसरा चरण है। दूसरे चरण के लिए लगातार मतदान भी जारी और देश में दूसरे चरण के मतदान का वक्त अब खत्म हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अब लाइन में लगे वोटर्स ही कर सकते हैं मतदान। और सुबह से जिस तरीके से विजेंद्र निकल रहे हैं मतदाता, वाकई में अच्छी बात है। अब सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे हैं लोग वही मतदान कर सकते हैं। अभी भी कई पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें विजेंद्र लगी हुई हैं मतदाताओं की। एक चीज है इसमें, एक चीज ये है कि जहां जहां राजस्थान में ईवीएम खराब हुई या मतदान देरी से शुरू हुआ, उतना वक्त वहां मिलेगा तो वहां मतदान सुचारू रूप से चलता रहेगा, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि 6 बज चुके हैं तो हर एक मतदान केंद्र पर एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा बंद हो चुका है। उस दरवाजे के अंदर जितने भी लोग होंगे वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उसमें चाहे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे या रात के 9 बजे वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं दीपिका की मतदान संपन्न हो चुका है। बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कमीशन इस सेकंड चरण को कंडक्ट करा है। पहले चरण के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया। हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और जिस तरीके से वेबकास्टिंग की गई और जिस तरीके से जवानों को, फोर्स को, पुलिस को लगाया गया, जिस तरीके से मोबाइल यूनिट इस्तेमाल की गई, उसका यकीनन राजस्थान में असर दिखाई दिया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, शाम के 6 बजने के बाद ही अब वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विजेंद्र आपने बताया कि जो अंदर पोलिंग बूथ के लोग होंगे वो मतदाता दरवाजे पर ताला लगाया जा रहा है। और इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था, लक्ष्मण राघव यहाँ से जुड़े हैं, ये बाड़मेर है, जबकि जो विनोद चौहान है दीपिका वो भीलवाड़ा से हैं, अजमेर से शुभम है और टोंक सवाई माधोपुर से जिया है। अजमेर का रुख कर लेते हैं। शुभम, 6 बज चुके हैं, ताला लग चुका है। अब सर ये बताइए, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां अंदर हैं वोटर या वहां जितने मतदान का इस्तेमाल होना था वो हो चुका है? जी विजेंद्र, पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यहाँ पे जो मतदान केंद्र का जो मुख्य द्वार है वो मुख्य द्वार यहाँ पे बंद किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव का समय था 6 बजे, उससे महज 10 मिनट पहले ईवीएम जो है वो बंद पड़ गई। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर भीड़, जो मतदाता है वो खड़े हुए हैं, लेकिन जो ईवीएम मशीन है वो पूर्ण रूप से बंद पड़ी है। कोई टेक्निकल इशू उसमें आ गया है और मात्र 10 मिनट पहले ही ये ईवीएम मशीन जो है वो बंद कर गई है। मतदाता जो है वो अंदर खड़े हुए हैं, अपनी लाइन में खड़े हुए हैं कि उनको वोट देना है, लेकिन जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं कर रही। हालांकि जो इधर के पीठासीन अधिकारी हैं उनका कहना यही है कि हमने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी और उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ ही जो अब मतदान है कुछ देर के अंदर चालू होगा, जब ईवीएम मशीन ठीक होगी। लेकिन आप देखिए जो मतदाता हैं आपको नजर आ रहे होंगे सामने खड़े हुए हैं। बातचीत कीजिए जरा, अगर 10 मिनट पहले ईवीएम खराब हो चुकी है, मतदान नहीं हुआ है, तो वो गेट को लॉक नहीं कर सकते हैं। गेट को वो तभी लॉक कर सकते हैं जब मतदान शुरू हो, उसके बाद 10 मिनट उनको देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं बात करा दूं, जो पीठासीन अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, मतदान मशीन खराब हो गई करीब 10 से 15 मिनट पहले, तो गेट बंद करा दे, गेट बंद कर सकते हैं क्या फिर 6 बजे? नहीं, 6 बजे से जो अंदर आ गए हैं उनको तो हम वोट दिलाएंगे। लेकिन मशीन तो बंद पड़ी है ना सर? नहीं तो कोई बात नहीं, मशीन चेंज होगी, उसके बाद में भी उनको वोट देने का अधिकार है। जो 6 बजे तक गेट के अंदर प्रवेश कर जाएगा उसको वोट दिलाया जाएगा। अगर मशीन खराब है तो 6 बजे के बाद भी? हाँ, मशीन आएगी, सब आएगा। तो देखिए विजेंद्र, इन्होंने बताया, जो पीठासीन अधिकारी उन्होंने बताया कि साफ की जो मशीन है वो मशीन यहाँ पे आएगी, लेकिन मशीन आने के उपरांत जो अंदर मतदान केंद्र के अंदर लोग पहुँच चुके हैं, जो मतदाता पहुँच चुके हैं, मात्र उन्हीं लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि 6 बज चुके हैं। केंद्र के जो गेट हैं मतदान केंद्र के वो बंद कर दिए गए। भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। हम भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद सिंह चौहान। विनोद, क्योंकि इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, सुबह से लेकर शाम का वक्त वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन कहां, किस बूथ पर आपकी मौजूदगी है और वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ के अंदर कितनी बड़ी संख्या में आपको अब भी मतदाता नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भीलवाड़ा विधानसभा के 99 यानी 99 बूथ नंबर है जहां पर अंदर अब कोई नहीं है। यहां पर 56% मतदान हुआ है। बड़ी बात यह देखिए, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले चुनाव में 65.96% वोट गिरा था, लेकिन अब इस बार 5 बजे तक 54.67% ही वोटिंग हुई है।
अगर हम 6 बजे की भी बात लें तो 5% और बढ़ जाएगा, लेकिन 5 से 6% वोटिंग इस बार कम हुई है। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। 1 दर्जन से अधिक जगह ईवीएम और वीवीपैट खराब हुई है। मतदान के दौरान पैदल चलकर आए एक मतदाता की मौत हो चुकी है, एक मतदान कर्मी बेहोश होकर गिर चुका है। ये तमाम घटनाएं थी जो छुटपुट थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान समाप्त हो गया। देखिए, इस गेट को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन तीरथ आपको दिखा रहे हैं। गेट बंद करने के बाद की तस्वीर यह रही कि हम अंदर से बाहर आए तो अंदर कोई नहीं था। स्थानीय संवाददाता भी हमारे साथ। इस बार कैसा उत्साह लगा? पिछले लोकसभा चुनाव को देखें, इस लोकसभा चुनाव को देखें, जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उसके हिसाब से उत्साह लोगों में कम नजर आया है। अब किस कारण से नजर आया है, इसके ऊपर जब आकलन होगा तभी मालूम चल पाएगा कि किस कारण ये उत्साह कम, क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज भी गिरा है पिछली बार से। आपके साथ हमने सारा सफर तय किया, करीब 100 किलोमीटर के दायरे में सभी जगह घूमे। ग्रामीण क्षेत्रों में वोट कम पड़े, क्या कारण? ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं बहुत ज़्यादा है। समस्याओं को देखते हुए कई गाँवों ने तो इस बार वोट का बहिष्कार भी किया है, और जिसके चलते प्रशासन ने मुस्तैदी भी दिखाई है और कई जगह उनके समाधान को सुनकर उसकी सुलझाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली है। ठीक है विनोद, वापस आपके पास आएंगे। एक बार सबसे रिएक्शन ले लेते हैं। लक्ष्मण राघव का रुख करते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, क्योंकि जिस इलाके में आप हैं वो हॉट सीट भी है और तापमान भी ज्यादा है, और रेत के धोरों से जब रेत बहता है तो कई चीजों को बवंडर अपने साथ ले जाता है। वहां थंडर के साथ बवंडर आपको अगर दिखाई दिया हो तो अनुभव कैसा रहा इस सीट का? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गर्मी भी है और सियासी सरगर्मियां भी बहुत ज़्यादा रही, हंगामा भी बरपा, धरने भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद 5 बजे तक 70% मतदान हुआ। मेरा अनुमान ये कहता है कि यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान होगा। पिछली बार 75 के आसपास हुआ था, इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष में ये साफ तौर पर चीजें नजर आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी कुछ ज्यादा ही मेहनत करते दिखाई दी। हालांकि हो सकता है बीजेपी ने अपने तरीके से रणनीति बनाई हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह के वार और पलटवार आए, वो सब यही बता रहे थे। अशोक शेरा है, एक एक चीज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर और बायतू में नजर आ रहा है। अगर हम विधानसभा वार जाएं, और सिवाना में सबसे कम। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या लगता है पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा? बिल्कुल, इस बार जो जिस तरीके से उत्साह सुबह से ही 7 बजे से देखने को जो मिला है वो काबिले गौर है बाड़मेर का। और इस बार का जो मतदान है वो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछली बार 75% हुआ था और इस बार उससे ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि अब देखिए 5 बजे तक 70% मतदान हो चुका है। और बाड़मेर से कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां पर जो मतदान है वो देर रात तक। रिकॉर्ड तोड़ने के मायने क्या माने, अगर सियासी मायने अगर हम विजेंद्र जी को समझाना चाहें तो? सियासी मायने देखे जाए तो यहाँ जो मुकाबला है त्रिकोणीय है। तमाम प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे अपने मतदाता जो है, प्रवासी हो चाहे जो लोग घरों में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, उन मतदाताओं को, विशेषकर महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लेकर आए और उनका मत करवाएं। मैं आपकी बात में ऐड करके कुछ और चीज अगर जोड़ना चाहूं, एक एक विधानसभा वाइज अगर समझाने की कोशिश करूं तो बाड़मेर में 73% मतदान हुआ है, बायतू में भी 73 हुआ है, चौटन में 69 हुआ है, गुड़ामाला में 72 हुआ है और जैसलमेर में सबसे ज्यादा 75% मतदान हो चुका है। 5 बजे तक के आंकड़े हैं विजेंद्र, ये आंकड़े बढ़ेंगे और आप जो कह रहे हैं वो तो पता तभी चलेगा कि बवंडर और ये गर्मी क्या गुल खिलाएगी। लेकिन हाँ, बाड़मेर आज चर्चित रहा और बांसवाड़ा से भी ज्यादा मतदान यहाँ पर अभी तक के आंकड़े। एक ऐसी जगह है जहां गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है, वो दरअसल माउंट आबू है, सिरोही के अंतर्गत आती है। लक्ष्मण, वापस हम आपके पास आएंगे क्योंकि गर्मी तो बहुत हो गई, लेकिन गर्मी में सर्दी का एहसास सिर्फ डॉक्टर ऋतुराज करा सकते हैं क्योंकि माउंट आबू के अंदर है। डॉक्टर ऋतुराज, जरा बताइए कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना अभी तक का रहा है और वहां कितने लोग अंदर हैं? देखिए, मुख्य जो शहर है आबू पर्वत का या नगर पालिका मंडल के सामने, ठीक सामने ये बूथ है और यहाँ एक साथ 2 बूथ हैं। दरअसल ये विद्यालय है और ये स्कूल काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 बूथ रखे गए हैं और ये मतदाताओं की सुविधाओं के लिए रखे गए हैं। अंदर जो संख्या है मतदाताओं की ज़्यादा नहीं है, ये 5 से 10 मतदाता यहाँ पर बचे थे जिनको अंदर ले लिया गया और गेट विधिवत तरीके से बंद कर दिया गया, बिल्कुल ठीक शाम 6 बजे। जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो यदि आबू पर्वत की बात करें तो यहाँ पर 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है। और ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो शाम 5 बजे तक
59.19% मतदान हुआ है, जो कि पहले चरण के मतदान है उससे कुछ ज़्यादा माना जाता है। तो अब अगर 6 बजे तक के अगर हम आंकड़े की बात करें विजेंद्र, तो ये मोटे तौर पर सामने आ सकता है कि 62 से 63% मतदान होगा। और दोनों चरणों को मिला के हम बात करें तो मुख्य रूप से यही मोटी मोटी तस्वीर सामने आती है कि करीब करीब 60% मतदान हो जाएगा। हमारे साथी कमलेश हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से मतदान की गति रही दिन भर और क्या माना जा रहा है, क्या आकलन है, तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। देखिए ऋतुराज जी, मतदान के बाद प्रक्रिया की बात करें तो शांतिपूर्ण जिले में मतदान रहा और जो सुबह का क्रेज था खास करके युवा वोटर वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे गर्मी बढ़ी तो थोड़ा माहौल शांत हुआ, फिर शाम को गति पकड़ी है। तो कह सकते हैं कि जो आबू पिंडवाड़ा ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 61-62% के करीब 5 बजे तक हुआ था, जो 1-2% अभी शाम तक यहाँ पर बढ़ सकता है। तो कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण है वो बिगाड़ते हुए नजर आएगा ऋतुराज। जो पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अगर माफ कीजिएगा जो बात करें, जो इस क्षेत्र में पहले जो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें करीब कितना प्रतिशत रहा था और उसको कहीं तोड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पिछले आंकड़ों की बात करें तो 62% के आसपास जो पिछला आंकड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है अभी 60%, जो 2% कहीं ना कहीं जो वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी है उनके दिमाग में भी खलल जरूर डालेगा। जो 2% है वोट पर बैंक गिरा, तो कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने हालांकि स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जो जागरूकता फैलाने का जो काम किया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ना चाहिए, जो निर्वाचन विभाग की जो उम्मीद थी, जो डोर टू डोर जाकर के जो बुजुर्ग मतदाता थे उनकी वोटिंग जरूर कराई, लेकिन जो खास करके युवाओं में जो उत्साह होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फीका है। एक वेरिएशन की बात की है और इसके जरिए एक संकेत देने की कोशिश की है कमलेश ने कि जो वेरिएशन है हम देखते हैं कि 0.5% के वेरिएशन में सत्ता तख्त पलटते हुए हमने देखे हैं। और ऐसे में यह वेरिएशन किसके पाले में झुकेगा ये देखने वाली बात होगी। और जी आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन बेहद अहम है हर एक सीट का विश्लेषण करना, उस वोटिंग प्रतिशत को जानना। रुक कर लेते हैं जियाउद्दीन का सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन जरा अपडेट दीजिएगा, फिलहाल क्या पोलिंग बूथ अभी ताले लग गए हैं वहां पर या अभी भी वोटर्स रुके हुए हैं जिन्हें थोड़ी देरी हो गई थी मतदान करने में किसी न किसी वजह से? अपडेट क्या है? देखिए अपवाद के तौर पे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के अंदर कुछ ही ऐसे बूथ होंगे जहां पर वोटर रुके हुए नजर आए, या यूँ कहा जाए कि 5 बजे तक तमाम जो मतदान केंद्र थे अधिकांश मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस मतदान केंद्र के ऊपर करीब हम 5:15 बजे पहुंच गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई वोटर नहीं गया है। ऐसे के अंदर 6 बजने के बाद मतदान केंद्र का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। अंदर जो मतदान कर्मी हैं वो जो प्रक्रिया होती है ईवीएम की उसको पूरा कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से ईवीएम रवाना होंगी। चूंकि सबसे अहम बात यह है कि टोंक सवाई माधोपुर के अंदर इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम मतदान हुआ है। अगर 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत 52% पहुंचा है और सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है टोंक विधानसभा के अंदर हुआ है लगभग 55%। जो 6 बजे के जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसके अंदर करीब 60-61% तक पहुंच सकता है। और वहीं सबसे कम जो मतदान हुआ है बामनवास के अंदर हुआ है। अलग अलग कारण है, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग वजह हैं। हमारे साथ संदीप यहाँ पे मौजूद हैं, उनको जानते हैं आखिर मतदान कम रहने की पीछे वजह क्या, मतदाता क्यों नहीं निकल पाया था? देखो सबसे बड़ी वजह जो कह सकते हैं कि आज जो सावों का काफ़ी जोर है, क्षेत्र में शादी ब्याह हैं, इसका भी एक कारण रहा है। अगर बात करें मतदान प्रतिशत के कम रहने की तो दिन तक तो काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, लेकिन जैसे ही दिन में थोड़ा सा बारिश का मौसम हुआ, बारिश हुई भी, मौसम भी बदला और सुहावना हुआ तो उस दौरान जो है थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ा। हालांकि प्रशासन को उम्मीद थी कि कुछ ज़्यादा और प्रतिशत बढ़ेगा, हालांकि वो अपेक्षित प्रतिशत तो नहीं बढ़ पाया। बावजूद इसके अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 51.52% जो है जिले में मतदान हुआ है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है खंडार विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम मतदान हुआ है बामनवास विधानसभा क्षेत्र में। और कोई ज़्यादा फर्क जो है मतदान प्रतिशत में नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि
पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में जो एक तरह से माना जा रहा था कि और अच्छी मतदान प्रतिशत सामने आ सकता है, वो नहीं आया। हालांकि प्रशासन ने काफी प्रयास किए थे, कई नवाचार भी किए थे प्रथम चरण के बाद। कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी काफी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, तो काफी कुछ उन्होंने और निर्देश दिए थे। बावजूद जो है फिलहाल जो है शांतिपूर्ण एक तरह से मतदान संपन्न हुआ है। देखिए, सबसे अहम और रोचक बात यह है कि 2009 के अंदर इस सीट के ऊपर से नमो नारायण मीणा जीते थे, तब मतदान जो था 60% से कम रहा था। जब पिछली बार 2014 के अंदर सुखबीर सिंह जौनापुरिया पहली बार चुनाव जीते तो मतदान प्रतिशत 60 से ऊपर था। 2019 में जब जीते तो मतदान प्रतिशत 60 से ऊपर था, लेकिन इस बार 60 के करीब भी मतदान प्रतिशत पहुंचता नजर नहीं आ रहा दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के अंदर जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उन्होंने नींद उड़ा दी है। अब तक जो सारे जो गुणा भाग लग रहे थे वो सब धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदाता खामोश था, चुपचाप घर से निकला, वोट डाल के वोटिंग प्रतिशत के जरिए बहुत कुछ बयां यहाँ पर होता नजर आ रहा है। जियाउद्दीन, आपका आगे भी रुक करेंगे, सहयोगी भी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, राजसमंद का रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहां पर किस बूथ पर आपकी मौजूदगी? हम देख पा रहे हैं कि ताले तो लग गए हैं, लेकिन ताले लगने के बावजूद क्या भीतर कुछ मतदाता मौजूद हैं या फिर माने की पूरी तरीके से संपन्न वोटिंग हो गई यहाँ पर? बिल्कुल, मैं यहाँ पे राजसमंद लोकसभा सीट में जो रेल मगरा का एक स्कूल है उसके पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ खाली पड़ा है, क्योंकि जब 6 बजे जब अंतिम जो समय सीमा थी मतदान करने की, तब यहाँ पर ताले लगा दिए गए थे। उसके बाद 6 बजे ठीक है, और 6 बजे के बाद 2-3 मिनट तक जो है मतदाताओं की कतार थी। उसके बाद वो मतदाता चले गए और अब जो है ईवीएम को लॉक करने का काम चल रहा है। यहाँ अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें राजसमंद में, तो राजसमंद में शाम 5 बजे तक 52.17% मतदान हुआ था। और खास बात यह है कि जो मेवाड़ के इलाके हैं, मेवाड़ के इलाकों में जो मेवाड़ के अदर देन जो मेवाड़ के इलाके हैं, उससे ज्यादा वोटिंग जो है मेवाड़ में हुई है। अगर हम कुंभलगढ़ की बात करें तो 49.41%, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 54.87%, नाथद्वारा की बात करें तो 58.83%, और एक भीम है जहां पर 51.39% मतदान हुआ। और अजमेर के नजदीक अगर ब्यावर की बात करें तो वहां 54.28%, मेड़ता में 51.91% और डेगाना में 48.23% ये मतदान का जो है प्रतिशत रहा है। पिछली बार जो यहाँ पे जो राजसमंद लोकसभा सीट पर 2019 में मतदान का प्रतिशत 71 था। शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा इस बार 52.17% थे। तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि करीब ये बढ़कर 60% तक जा सकता है। तो एक तरह से दोनों ही प्रत्याशियों के लिए ये सोचने की बात है, क्योंकि पिछली बार से कम मतदान हुआ है। पिछली बार यहाँ 71% मतदान था, जो इस बार 60% या उसके आसपास रहने की 60 या 61% रहने का अनुमान है। यहाँ पर जो सीधी टक्कर है कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जो महिमा सिंह मेवाड़ है वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की, और जो दामोदर गुर्जर है वो कांग्रेस से प्रत्याशी है। ये जो राजसमंद है लगातार जो है पिछले 2 बार 2014 और 2019 दोनों में भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज करी थी। जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, 2019 में उन्होंने यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार क्या बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख को इंतजार करना होगा, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक, उदयपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि आदिवासी बाहुल इलाका और जब शुरुआत हुई थी तब इन इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बाकी सीटों से नजर आया था। अभी 6 बजते बजते क्या अपडेट है, जरा बताइएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जो कोर आदिवासी इलाका है, यानी कि उदयपुर संसदीय सीट के कुछ 4-5 जो इलाके हैं जिनमें झाडोल आता है, आपके आसपुर है, धरियाबाद है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत करीब 60 से 62% से ऊपर था। यानी कि माना जाना चाहिए कि जो अंतिम 1 घंटा बचा होगा उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ के करीब 70% के आसपास चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर उदयपुर शहर और इस तरह के जो इलाके हैं उनकी अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत कम रहा है।
2019 में जो करीब 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज था, वो मुझे नहीं लगता कि इस बार उस आंकड़े को इस बार का वोटिंग प्रतिशत छू पाएगा। लेकिन दो बड़ी बातें हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं इस बात पर कि वोटिंग प्रतिशत इन वजहों से गिरा है और ये तमाम वजह है, लेकिन एक मोटी वजह, अभी जब मैं यहाँ इस स्पॉट पे हूँ, एक वोटिंग मतदान केंद्र पर हूँ, तो मैंने देखा कि करीब 10 से 15 लोग 6 बजे यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे। तरह तरह के उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए यहाँ जो पुलिसकर्मी है उनसे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इस बात को लेकर गंभीरता नहीं थी कि अगर उन्हें वोट करना है तो 6 बजे जो मुकर्रर टाइम है उससे पहले पहुंचे। और मुझे लगता है कि ऐसा हर सेंटर पे हुआ होगा जब 10, 15, 20 लोग जो हैं नियत समय के बाद वोटिंग करने पहुंचे। तो ये जो अवेयरनेस है निर्वाचन विभाग ने कोशिश करी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने आसानी से दे दी गई थी, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी नियमित समय के 10-15 मिनट के बाद में या फिर ताले लगने शुरू हो गए थे, कोई मान मनुहार की गई या फिर कोई जबरदस्ती या फिर किसी तरह की कोई बात ऐसी हुई थी? बिल्कुल, देखिए पूनम, आर्ग्यूमेंट्स जो मतदाता है उसकी तरफ से पूरा था, लेकिन चूंकि जो नियम है, जो कायदे हैं, वो भी अपनी जगह पे हैं। 6 बजे के पहले जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर गया है तो उसे पूरा राइट्स रहेगा अपने मताधिकार के प्रयोग का, लेकिन 6 बजे के बाद अगर कोई पहुंचता है तो उसको एंट्री नहीं दी जा सकती। तो 6 बजे डॉट जो है सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिए थे। जो लोग अंदर थे मतदाता, उन्हें ही अपने मताधिकार के प्रयोग का सिर्फ जो है आज़ादी थी, उनको पूरा अधिकार था, लेकिन जो बाहर रह गए उनके मैं चूंकि यहाँ काफ़ी देर से हूँ, मैंने उनके जो आर्ग्यूमेंट्स जो है पुलिसकर्मियों के साथ वो सुने हैं। कोई कह रहा है मैं 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कोई कह रहा है मैं बस पहुंचने ही वाला था, कोई कह रहा है मैं अपना परिचय पत्र भूल गया, दोबारा लेने गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक आर्ग्यू करने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको संजीदगी है, अगर आप में दृढ़ विश्वास है कि आपको एक अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो समय पर आना चाहिए। चूंकि सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक का समय काफी होता है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से, सरकारों की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं, अवकाश रखे जाते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इस बात की डायरेक्शन का जिक्र आप रवि कर रहे हैं और वो नजर भी आ रहे हैं, और यही वजह है कि वोटर तो कम से कम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए 12 झालावाड़ का रुख कर लेते हैं, वहां से तृप्ति गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तृप्ति, क्योंकि 12 झालावाड़ की अगर बात की जाए तो ये ऐसा किला है जो कांग्रेस के लिए अभेद रहा है, या भेदने की हर बार कोशिश की गई है, लेकिन आज का वोटर्स का मिजाज आपने किस तरीके से देखा और अभी कहां पर आपकी मौजूदगी है? क्या भीतर अंदर मतदाता अभी भी मौजूद है या फिर सब खत्म हो गया है वोटिंग? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने जो सवाल आपने मेरे से किया है उसका मैं जवाब ऐसे दूंगी कि जैसा यहाँ का मौसम रहा है ना, बेहद खुशनुमा और बहुत ही अच्छा, वैसे यहाँ पर वोटर्स का मिजाज भी नज़र आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झालावाड़ में और मैं आपको बता दूँ कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर ठीक गया है, क्योंकि जिस तरीके का पहले चरण में बात की गई थी कि वोटिंग परसेंटेज कम गया है, उस हिसाब से अगर मैं यहाँ की सारी सीटों का बताना चाहूँ तो ओवरऑल तो 65.23 वोटिंग 5 बजे तक हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। तो कह सकते हैं जो महज 1 घंटा लास्ट का बचा था तो ये वोटिंग परसेंट 70 के पास जा सकती है। सबसे कम वोट्स जहाँ पर गए हैं वो झालरापाटन है। झालरापाटन का सबसे कम नहीं कहूँगी, लेकिन झालरापाटन और डग जो है ये वो जगह है जहाँ पर और ज़्यादा मतदान होने की उम्मीद थी, क्योंकि लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया था। मैं आपको बता दूं ये वो जगह जहां पर कहा जा रहा है कि वन साइडेड चुनाव हो सकता है। दुष्यंत सिंह यहां पर उतरे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और लगातार जो प्रचार प्रसार है वो यहां पर वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। उनको लेकर ये सवाल भी उनसे लगातार किया जा रहा था कि क्या ये वन साइडेड चुनाव है, क्या यहाँ पर एक तरफा जीत होगी। तो वसुंधरा राजे का इस पर कहना भी लगातार यही बना हुआ था कि ये ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर रूपी जो जनता है उसकी मर्जी है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो जनता देखेगी और जनता तय करेगी कि किसको आखिर बैठाना है, किसको सरताज बनाना है। तो बाकी जगहों की अगर मैं बात कर लूं तो खानपुर में 65.01, मनोहर थाना में 66.13, अंता में 65.00, किशनगंज में 66.10, बारा अट्टू में 65.88 और छबड़ा में 65.42। मतलब मैं कह सकती हूँ जिन सीटों की मैं बात कर रही थी उन सभी सीटों पर मतदान जो है वो ठीक है। और यहाँ पर आज मौसम ने बहुत अच्छा साथ निभाया। मैं आपको बता दूं
पहले जनता चरण ने के मतदान में प्रत्याशियों का कितना साथ निभाया, वो भी उस प्रत्याशी का जो आने वाले 5 साल में सांसद बनकर उनके मुद्दों को उठाता रहेगा और आवाज उठाएगा और काम भी होते नजर आएंगे। ये भी देखने वाली बात होगी। तृप्ति, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और बांसवाड़ा का रुख करेंगे। स्वर्गीय दिनेश डांगी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, जल्द लौटेंगे। तो महाकवरेज सुबह 5 बजे से लगातार जारी है। 6 बजे का वक्त था जब मतदान हो जाना था, लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से नियमित समय के 10-15 मिनट दीपिका बाद भी पहुंच रहे थे मतदाता। अब कितने वो इस चीज को लेकर एक्टिव नजर आए या फिर थोड़ी लापरवाही उनकी नजर आई, खैर जागरूक हुए लेकिन देर से। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो वोटिंग कर पाएंगे और वोटिंग प्रतिशत बाकी 13 सीटों पर कितना रहा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने कहा था कि बांसवाड़ा का रुख करेंगे और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सहयोगियों का भी रुख करेंगे। दीपिका, दिनेश जी, ओवरऑल जरा अपडेट बताइए, चाहे वोटिंग प्रतिशत की बात करें या फिर सियासी समीकरण, क्योंकि अब पूरे तरीके से वो नतीजा जो है ईवीएम में कैद हो गया होगा जिसे लेकर दिग्गज जुटे हुए थे। पूनम, देखिए बाड़मेर के बाद अभी तक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो बांसवाड़ा सेकंड नंबर पर है। वहां पर अच्छा मतदान हुआ है और पिछली बार यहां पर करीब 72 यानी 72% वोटिंग हुई थी, तो संभवतः वो आंकड़ा भी टूट सकता है। और सुबह से यानी 6 बजे ही मतदाता कतार में आकर खड़े हो चुके थे और वागड़ अंचल और आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। जिस तरह शुरुआत में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस अंतिम नामांकन के दिन उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, बाद में उन्होंने समझौता होने के बावजूद अपना नाम वापस नहीं लिया। इन कारण ये पूरी सीट सुर्खियों में रही। लेकिन यहाँ पर बम्पर जो मतदान है वो यहाँ पर हुआ, तो दोनों ही दलों की कह सकते हैं कि धड़कनें बढ़ चुकी है और मुकाबला यहाँ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के राजकुमार रोत के है। आप देख सकते हैं कि जो 104 विधानसभा सीटें आती है टोटल 13 लोकसभा सीट में, तो टॉप 15 की हम बात करें तो घाटोल है, वो बांसवाड़ा सीट पर आती है। सबसे ज्यादा इन सीटों पर मतदान हुआ, 76.2% मतदान हुआ है और करीब 8 में से 5 विधानसभा सीटें हैं बांसवाड़ा की जो टॉप 15 में है, यानी वहां पर अच्छा मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर बागीदोरा है जहां से विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वहां से भी अच्छा मतदान हुआ, 73.25% यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो बांसवाड़ा है, 84 है, गढ़ी है, यानी 8 में से 5 विधानसभा सीट टॉप 15 में है जहां बम्पर मतदान हुआ है और लोगों में बेहद यहाँ पर उत्साह देखा गया और मौसम ने भी यहाँ पर साथ दिया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, उसके बाद यहाँ पर रिमझिम बारिश भी यहाँ पर हुई, जिसके बाद मतदाता यानी कहीं भी हर 2 घंटे बाद जो इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा जारी किए तो बांसवाड़ा लगातार यानी करीब 5-6 बार तो टॉप पर रहा, कभी बाड़मेर कभी बांसवाड़ा, लेकिन अभी सेकंड नंबर पर बांसवाड़ा चल रहे और मतदाताओं ने यहाँ दिनेश आप कह रहे हैं, पूनम जिस तरीके से दिनेश बता रहे हैं कि मौसम ने भी साथ दिया, जनता भी जागरूक निकली, घर से बाहर निकली और वोट कास्ट करने के लिए पहुंची मतदान केंद्र। लेकिन कोटा चलते हैं, कोटा से भंवर चारण हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। कोटा का क्या मिजाज रहा भंवर, आज कितना फीसदी अभी तक मतदान हुआ? और हम देख पा रहे ताले तो लग गए हैं, लेकिन क्या भीतर कुछ लोग मौजूद हैं अभी भी या फिर संपन्न पूरी तरीके से वोटिंग यहाँ पर, क्या मिजाज? देखिए दीपिका, मौसम का जिस तरह का मिजाज था इस तरह की आशंकाएं थी कि गर्मी, तपन और उमस शायद मतदाताओं को परेशान करेगी और दोपहर के समय पिछले 5-7-10 दिन से देखा जा रहा था कि कोटा की सड़कों पर कर्फ्यू के हालात बन जाते थे, लेकिन दोपहर में बारिश हो गई और थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया और दोपहर के समय जो एक सेटबैक आता है, कहीं न कहीं जो एक सूनापन नजर आता है मतदान केंद्रों पर और भीड़ नजर आती है शाम के समय, आमतौर पर कोटा में ट्रेंड रहता है, वो होने के बजाय दोपहर में ही अच्छे मौसम में वोटर्स आए और वोट कास्ट करके चले गए। बहरहाल कोटा में 5 बजे तक बेहतरीन वोटिंग का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। 65 से 66% के बीच मतदान का आंकड़ा 5 बजे तक दर्ज हो गया है। कोटा के सांगोद में सबसे ज्यादा 68-69% वोटिंग हुई है, दूसरे स्थान पर रामगंज मंडी है और चौंकाने वाली बात है कि शहर की जो सीटें हैं कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर और लाडपुरा, उनका मतदान का जो आंकड़ा है वो 63-64 के आसपास है। तो कुल मिलाकर के कोटा में बम्पर वोटिंग हुई है और फिलहाल एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो
तो जो वोटिंग बूथ्स है वहां पर अब कंपाइल किया जा रहा है, चीजों को समेटा जा रहा है और कुछ देर के बाद यहां से ईवीएम लेकर के और जो मतदान कर्मी है वो पहुंचेंगे स्ट्रांग रूम जो कि जेडीबी कॉलेज कोटा में बना है। वहां पर ईवीएम जमा हो जाएगी और 1 महीने से भी लंबे इंतजार के बाद ये ईवीएम खुलेगी और साथ में खुलेगी प्रत्याशियों का भाग्य भी। लेकिन देखिए अब वोटिंग तो हो गई है। कोटा में 2 तरह की हाइपोथेसिस इस वोटिंग के आधार पर बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा माना जाता है कि वोटिंग का आंकड़ा जब थोड़ा सा कमजोर रहता है, यानी वो 55-60% होता है या फिर 65% के अंदर रहता है, तो फिर कांग्रेस उसको अपने फेवर में मानती है। बीजेपी ऐसा मानती है कि अगर मतदान का आंकड़ा 65 के पार चला जाता है तो फिर हम सेफ जोन में है। मैं बोरखेड़ा इलाके के एक वोटिंग बूथ पर मौजूद हूं। यहाँ जैसे ही 6 बजे तो बीजेपी के लोगों ने रैली निकालनी शुरू कर दी, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, आतिशबाजी उन्होंने करनी शुरू कर दी और एक तरह से जब घरों की तरफ कार्यकर्ता और अभिकर्ता जा रहे थे तो वो एक तरह से विजय जुलूस के अंदाज में जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, इस बार लोगों ने बम्पर वोटिंग की है, खासकर पहले चरण के मुकाबले जिस तरह के मतदान प्रतिशत के आंकड़े रहे थे, इस बार दूसरे चरण में बेहतरीन मतदान हुआ है। तो ये जो मतदान है, अपनी दावेदारी जताई जा रही है बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर, लेकिन जुलूस निकालना, विजय जुलूस और यहाँ पर आतिशबाजी करना वो थोड़ा जल्दी हो गया। भंवर, इस पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, इंतजार करना होगा 4 जून का। आगे भी आपका रुख करेंगे, बहुत विस्तार से आपने समझाया है। चित्तौड़गढ़ का रुख कर लेते हैं, सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डिंपल, आज सुबह से लगातार हर एक अपडेट आप पहुंचा रही है, चाहे आप प्रत्याशियों से चर्चा करने की बात हो, वो सुबह का वक्त था, बड़ा उत्साह था, अब शाम हो गई है, क्या वो उत्साह वोटिंग प्रतिशत के जरिए नजर आ रहा है? ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, इससे पहले पोलिंग की या फिर वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं, 2 छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी सुबह से ड्यूटी लगी हुई है। सुबह 7 बजे से जितने भी बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको यहाँ पर मतदान के लिए लेकर आने के लिए इनकी ड्यूटी लगी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ड्यूटी लगी थी आपकी सुबह से? हमने बुजुर्गों की हेल्प करी, उनको व्हील चेयर पर बिठा के लेके गए और जो इनको दिखता नहीं था उनकी हेल्प करी, उन्हों की तरफ से उनसे पूछा कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, फिर उनको वोट दिया। फिर बाद में वापस से उनको व्यवस्थित लेके गए, उनको वो जिस में आए थे बैठाया उनको उनकी ये। अच्छा, कितने साल के हो आप? 16। अच्छा, कैसा लग रहा है ये सब पूरा वोटिंग वगैरह देख के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं आगे मतलब कभी भविष्य में हमारे कुछ पुलिस वगैरह में जॉब के लिए हमें अभी से तैयार किया जा रहा है और ड्यूटी हमें कैसे निभानी चाहिए। अच्छा, वोट के लिए कितना, जब आप वोट के लिए कैपेबल हो जाओगे तो उसके लिए कितना इंतजार है कि वोट देंगे हम भी देश के लिए? बहुत मतलब हम भी चाहते हैं कि हम भी 18 साल के हो गए, हम भी वोट दें, हमें बहुत मतलब वो है। देखिए बिल्कुल ये छोटी बच्चियां थी जिनकी ड्यूटी सुबह से लगी हुई है और जाहिर तौर पर सभी का हक है वोट देने का भी, मतदान का भी। और यहाँ की बात करें वोटिंग परसेंटेज की, क्योंकि देखिए अब तक का जो कंपाइल गणित था वोटिंग परसेंटेज का वो कुछ 51% के लगभग था, लेकिन अब जब कंपाइल होकर आएगा तो कुछ पिछली बार की अगर बात करें 74% के लगभग था, लेकिन इस बार का भी कुछ उतना ही रहने वाला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अभी कुछ ही देर पहले पीके जी से हमारी बात हो रही थी, अनौपचारिक बातचीत थी, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक खास बात है, दिलचस्प बात है कि यहाँ पर जब भी कोई प्रत्याशी जीतता है तो पार्टी जरूर हैट्रिक कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने हैट्रिक नहीं किया है, कोई भी जीत कर आया। तो अगर यहाँ से सीपी जोशी जी जीतते हैं तो वो हैट्रिक होगी। हालांकि जो चुनावी गणित है कभी भी बदल सकता है, वोट किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। पीके जी भी हमारे साथ मौजूद है। पीके जी, चित्तौड़गढ़ की अगर चुनावी गणित की बात करें, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी, 8 विधानसभा सीटें, 8 में से एक तरह से कह सकते हैं कि 6 पर बीजेपी, 1 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस। सबसे ज्यादा वोटिंग किस जगह पर रही है और पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज और इस बार की वोटिंग परसेंटेज में कितना डिफरेंस मान रहे हैं और कितना प्रभावित करेगा आने वाले परिणाम? देखो, समझने की कोशिश करें कि ये पूरी विधानसभाएं हैं वो 3 जिलों में बटी हुई है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभाएं, प्रतापगढ़ जिले की 1 विधानसभा और उदयपुर जिले की 2 विधानसभा। इनमें देखा जाए जिस प्रकार से 6 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं और 1 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के हो गए। जहां तक बात करें वोट ऑफ परसेंटेज, जब जो मतदान हुआ है कितना परसेंट कहाँ हुआ है, तो निम्बाहेड़ा में सर्वाधिक 70% से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। अभी फाइनल आंकड़े जब आएंगे, और प्रतापगढ़ में भी 70% से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो करीबन 63-64% वोटिंग होने की संभावना पूरी मानेगी। 61% का फिगर 5 बजे तक का है, तो माना जा रहा है 6 बजे तक का जो फिगर आएगा वो लगभग पहुँच जाएगा, तो वो 63-64% तक हो जाएगा।
लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव जो थे उनमें 73% मतदान हुआ था। तो जो 4-5% मतदान कम हो रहा है तो उसमें देखा जाएगा वोटिंग उतना ही होगा। उसका बड़ा कारण ये है कि जो 4-5% मतदाता बढ़े हैं उतना ही मतदान परसेंट कम हो गया, तो मतदान तो उतना ही हुआ है देखा जाए तो। लेकिन अब हार जीत के अंतर की बात करें, लेकिन ये तो हार एक जीत तो के अंतर की जो बात हो रही है ना डिंपल, पीके जी से जरा एक सवाल कीजिएगा मेरा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वो इलाका है जहां पर सबसे बड़े किलों में से उस गढ़ को गिना जाता है, उस किले को गिना जाता है डिंपल। लेकिन यहां पर जो सियासी गढ़ है वो किसके लिए मुश्किल रहा भेद पाना, या फिर हैट्रिक बहुत आसान है यहां पर बीजेपी के लिए लगानी? जरा विस्तार से पीके जी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के इतिहास की बात हम कर रहे थे कि क्या चुनावी इतिहास है, और 14 बार के चुनावों में 7 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस। लेकिन अब पिछले 2 बार की बात करें, 10 सालों से बीजेपी यहां पर काबिज रही है। लेकिन इस बार जब दोनों ही प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई, सुबह हमारी जो बीजेपी से प्रत्याशी है सीपी जोशी जी, उनसे बातचीत हुई, दोनों को अपने अपने एक तरह से काम पर भरोसा है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पक्ष में जाएगी वोटिंग परसेंटेज, दूसरी तरफ जो उदयलाल आंजना है उनका ये कहना है कि वोटिंग परसेंटेज जो भी होगा उसका 60% हमें ही फायदा होने वाला है। लेकिन पीके जी, जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो चुनावी गणित है, क्या मानते हैं वोटिंग परसेंटेज वाकई किसके पक्ष में रहने वाला है? अगर उसे साफ तौर पे ना भी कहें तो अब तक का चुनावी गणित और जो अब तक आप देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा जब भी वोटिंग कम होता है तो ऐसा मान के चला जाता है कि जो मौजूदा सरकारें हैं उन पे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर है और जो लोग 100% श्योर होते हैं। दूसरा ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी हाल ही में सरकार बनी थी राजस्थान में, तो अपन बीजेपी की जब सरकार बन गई तो हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता 100% श्योर हो गए कि हमारा तो भाई काम हो गया, घर से वोटिंग भी नहीं निकली, सब लोग जो कार्यकर्ता होते हैं वो नेता बन गए, बड़े पदाधिकारी बन गए, तो शायद मेहनत नहीं की। एक और चीज पीके जी मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि बीजेपी हमेशा एक चीज है जो सबसे ज्यादा यूज करती है कि स्टार प्रचारकों को उतारती है। जब भी कोई रोड शो होते हैं चुनाव से पहले, ज्यादातर अभी बात करें चित्तौड़गढ़ की, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे प्रचार के लिए, किस तरीके से विशाल रोड शो हुआ था, तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ता है? कहीं ना कहीं इसमें पार्टियों की क्या कोई कमजोरी देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब बड़े स्टार प्रचारक आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी बैठते हैं, तो दूसरी कई चीज़ें ऐसी होती हैं स्वाभाविक तौर पर, जिस प्रकार से सनातन धर्म की बात करते हैं वो भी फर्क पड़ता है। खासकर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सीपी जोशी के समर्थन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं पहुंचा हो, चाहे डिप्टी सीएम दिया कुमारी रही और ठीक है डिंपल, यहाँ पर किस तरीके से क्या रहा है वोटर का मिजाज वो भी आप बता रहे हैं। लेकिन जोधपुर चलते हैं क्योंकि जोधपुर भी हॉट सीट है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव प्रकाश, जोधपुर पर भी हर किसी की नजर है क्योंकि हमने देखा कि अंतिम दौर तक रोड शो खूब हुए हैं, प्रचार प्रसार भी खूब हुआ, लेकिन जब मतदान का वक्त आया तो सुबह से लेकर शाम तक क्या तस्वीरें आपने देखी और कितना मतदान अभी तक हो चुका है और क्या तस्वीरें वहां पर रही? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित रूप से यह हॉट सीट राजस्थान प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ लगातार तीसरी बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के प्रत्याशी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार नया चेहरा जो है मैदान में उतारा, करण सिंह उचारडा को मैदान में उतारा। दोनों ही राजपूत प्रत्याशी थे और इसलिए शुरू से ये मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 68.80% के लगभग मतदान हुआ था और अभी तक जिस तरह से हमारे पास सूचना आ रही है तो यह वोटिंग प्रतिशत है वो लगभग 64% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत निश्चित रूप से 3 से 4% कम होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पोखरण और सूरसागर यहाँ सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यह दोनों जो सीटें हैं यह पोलराइजेशन के लिए मानी जाती है। सूरसागर सीट भी कुछ इसी तरह का मिजाज है, पोखरण का भी कुछ इसी तरह का मिजाज है कि ध्रुवीकरण के कारण यहाँ जो सीट पर दोनों ही पार्टियों को कहीं न कहीं उम्मीद रहती है। तो यहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग दोनों ही जगह 70% वोटिंग रहने का अनुमान है। बाकी सभी सीटों पर जो है लगभग बराबर सी वोटिंग हुई है। लूनी में जरूर मतदान प्रतिशत कम हुआ है जो कहीं न कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, चूंकि यह वोटिंग प्रतिशत है 64% के आसपास रह रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 60% से ऊपर
जब मतदान प्रतिशत का आंकड़ा रहता है तो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो है वो कहीं न कहीं उस पर एज पर रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से दोनों ही प्रत्याशी एक ही विशेष राजपूत समाज से आते थे, दोनों ने पूरा जोर लगाया, तो ये मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि अब अंतिम समय में जिस तरह से फाइनल आंकड़ा निकल के आता है तो वह कितना रहता है। हालांकि विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले जोधपुर में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। जी ठीक है शिवप्रकाश, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं। दिनेश डांगी जी का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा सीट से हमें हर एक अपडेट सुबह से लगातार पहुंचा रहे हैं और अभी वोटिंग प्रतिशत भी आप बता रहे थे दिनेश जी, लेकिन सुबह से लेकर अब तक सियासी मिजाज आपको क्या लगता है कैसा रहा? और सुबह से कोई कह रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये एक मीम चलकर आ रहा था कि वो तो तब बैठेगा ना जब आप घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। आपको क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत इस बार क्या कहता है? जी देखिए, वागड़ की इस सीट पर ताज किसके सिर पर बंधेगा ये तो 4 जून को नतीजों से जाहिर होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ के काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन आदिवासी मतदाताओं ने एक मिसाल और एक नज़ीर पेश यहाँ पर की है कि सुबह 6 बजे ही वो बूथों पर आ गए और अच्छी वोटिंग यहाँ पर हुई। और पिछली बार जो 72% मतदान हुआ था तो हो सकता है कि वो क्रॉस हो भी सकता है और उसके बराबर भी आ सकता है, लेकिन इतने जागरूक नहीं होते। आज जिस तरह अभियान चलाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पहले फेज की वोटिंग प्रतिशत नीचे रहा, लेकिन यहाँ के आदिवासी मतदाताओं ने एक नजीर पेश की कि सुबह सुबह पहले वास्तव में जो कहते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान, वो भूमिका में नजर आए। हम लोकसभा सीटों की पूनम बात कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ पर एक उपचुनाव भी हो रहा है विधानसभा सीट पर और उस पर ज्यादा जिक्र कोई कर नहीं रहा, तो वो भी एक काफी निर्णायक चुनाव यहाँ पर रहेगा। क्योंकि जिस तरह महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहाँ से लगातार विधायक करीब 40 साल से सियासत उस सीट पर कर रहे थे, तो वहाँ अब क्या रहेगा। उनके करीबी को टिकट दिया यहाँ पर बीजेपी ने और इस्तीफा दिया था, जिसके चलते वहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो वहाँ भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। वहाँ के आंकड़े भी इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए, थोड़ी देर में वो भी जारी करेंगे। इसलिए एक सीट पर उपचुनाव था और बांसवाड़ा में इतनी दूर सीट है, तो ज़्यादा जिक्र न मीडिया में हुआ न उसका सोशल मीडिया में हुआ, तो उससे भी नतीजों से काफ़ी राजस्थान की सियासत के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर जिस तरह मतदान प्रतिशत रहा है और कई चीज़ें, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों के बीच में राजनीति काम करती है और सभी एसटी रिजर्व सीटें हैं या विधानसभा की और लोकसभा की, तो यहाँ का चुनाव अलग है। लेकिन मतदाताओं ने अपना अच्छा यहाँ पर मतदान प्रतिशत किया है, एक मिसाल यहाँ पर पेश की है। नतीजे क्या रहते, जिस तरह राजकुमार रोत है, नामांकन के दौरान उन्होंने विशाल भीड़ जुटाई और काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि बाप पार्टी के 3 विधायक यहाँ पर है। तो एक अनुभवी और एक नई पार्टी के नेता और युवा नेता के बीच ये मुकाबला है वागड़ की इस सीट पर और काफ़ी रोचक मुकाबला हुआ। कांग्रेस की जरूर यहाँ पर काफ़ी किरकिरी हुई, पहले गठबंधन नहीं हुआ, एन वक्त पर गठबंधन हुआ तो जिसको आपने टिकट दिया था उसने नामांकन वापस लेने से मना कर दिया था। हालांकि मुकाबला दोनों के बीच में है और जो अरविंद सिंह डामोर है भले ही डटे रहे, मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा और लोग यहाँ कयास लगा रहे हैं उन्हें 1 लाख के भीतर ही वोट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन खैर उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने से सीधी सेंधमारी बाप पार्टी इंडिया गठबंधन के यहाँ पर होगी, वो कितना वोट ले जाते हैं, क्योंकि एकदम रोचक यहाँ पर मुकाबला है, टक्कर है। और जैसा कि बताया जा रहा है बांसवाड़ा शहर है और बागीदोरा जहाँ से विधायक थे मालविया और गड्डी, इन 3 विधानसभा सीटों पर अच्छी लीड बीजेपी पार्टी ले सकती है। 84 जहाँ से राजकुमार रोत विधायक है, कुशलगढ़ रमीला खड़िया कांग्रेस से विधायक है, इन सीटों पर बाप पार्टी है वो अच्छी लीड ले पाती है। इसलिए टक्कर है कि 8 विधानसभा सीट हर लोकसभा सीट में आती है, तो बराबर लीड अगर 4-4 विधानसभा सीटों पर होती है तो अंतर क्या 1 लाख 2 लाख के बीच में रहेगा, हार जीत का या उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह अच्छा मतदान हुआ तो इसके आधार पर यहाँ तो किसी तरह का आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार 72% वोटिंग हुई थी। अभी भी कोई अगर हम आंकलन करते हैं तो वो आंकलन करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। फिलहाल